प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के सेकंड चैप्टर अमल, अक्षारक व लवण के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि प्रबल अमल कौन से होते हैं और दुर्बल अमल कौन से होते हैं। इसी तरह से प्रबल अक्षारक और दुर्बल अक्षारकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि प्रबल अमल कौन से होते हैं और दुर्बल अमल कौन से होते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल का हिंट हमारा यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद जो है मैं इसको बहुत अच्छी तरह से ये टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा। मोस्टली स्कूलों में जो है जस्ट एक लाइन में पीएच स्केल खत्म कर दी जाती है और बच्चे समझ नहीं पाते कि वास्तव में पीएच स्केल क्या होती है। आज मैं इसको एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से आपको पीएच स्केल जो बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगा। और इसके अलावा एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 और 9 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इन टॉपिक्स पर आधारित है, इसलिए हम ये दोनों क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दैनिक जीवन में जो पीएच होती है उसका हमारा क्या महत्व है, कि सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी है, दैनिक जीवन में भी जरूरी है। तो जो है हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पीएच का यूज करते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इस पर भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ओके, तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि प्रबल अमल और दुर्बल अमल कौन से होते हैं। कि ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि अमल जो है वो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। ठीक, तो अब ये कहता है कि जो अमल जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। ठीक, ऐसे विलयन ऐसे जो अमल है वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अमल कहलाते हैं। और जैसे अमल जो आयनीकृत होकर के आपको पता है क्या पैदा करते हैं, H आयन, और ये H आयन जो है वाटर के साथ मिलकर के H3O आयन बनाते हैं और इस आयन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक, और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन पैदा होंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये सांद्रता क्या चीज होती है ये मैं बता देता हूँ कि इकाई आयतन में, इकाई आयतन का मतलब जैसे 1 इकाई लंबाई, 1 इकाई चौड़ाई, 1 इकाई ऊंचाई, ऐसा एक कोई भी आप डब्बा ज्यूम कीजिए। ठीक, उसके अंदर ऐसा कोई आयतन ज्यूम कीजिए, उसके अंदर ये आयन कितने हैं। ठीक, अगर ये ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा, कम है तो सांद्रता कम हो जाएगी। ओके, तो एक बार फिर से बता रहा हूं आपको कि वे अमल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन की उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं। ओके, और वे क्या कहलाते हैं, प्रबल अमल कहलाते हैं। प्रबल अम्लों के उदाहरण जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ओके, जबकि दुर्बल अम्लों में वो अम्ल आते हैं जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते, पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते ये। और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता भी आप सोच सकते हो कि जैसे अगर पूरी तरह से आयनीकृत होंगे तो उच्च सांद्रता होगी, और जब आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे तो हाइड्रोनियम आयन तो कम ही बनेंगे, तो निम्न सांद्रता जो है वो उत्पन्न करते हैं। ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्लों के उदाहरण है एसिटिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है और सल्फ्यूरस अम्ल है। ओके, ध्यान रखें कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये तो है प्रबल अम्ल, और सल्फ्यूरस H2SO3 ये जो अम्ल है ये दुर्बल अम्ल है। ओके, तो कई बार जो है सिंपलिंग के उदाहरण पे ही 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रबल अम्लों के उदाहरण दो, दुर्बल अम्लों के उदाहरण दो। ठीक, या जैसे MCQ आते हैं तो उनमें से निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो इनकी एग्जाम्पल भी आपने अच्छे से नोट करने हैं।
अब बात ये आती है कि यदि हमारे पास सिर्फ लिटमस पेपर है और उससे हम ये चेक करना चाहें कि ये प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, तो लिटमस पेपर फेल हो जाएगा। वहां से आप सिर्फ ये चेक कर सकते हो कि ये अम्ल है या नहीं। ठीक, कि अम्ल क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, नीला नाम याद रखना बताया था। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारे पास नीला लिटमस होगा तो इस पे आप चाहे प्रबल अम्ल डालिए चाहे दुर्बल अम्ल डालिए, इसका रंग लाल ही हो जाएगा। ओके, तो ये चीज मैं आपको एक्सपेरिमेंटली जो है फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से हम प्रबल और दुर्बल अक्षारकों की बात कर सकते हैं कि जो पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, ऐसे अक्षार, यानी जो अक्षारक जलीय विलीन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, ऐसे अक्षार जो है वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अक्षारक कहलाएंगे। और जो अक्षारक जलीय विलीन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अक्षारक कहलाते हैं। ओके, तो देखिए कि अक्षारकों के साथ भी वही स्टोरी है कि चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो प्रबल और दुर्बल की हम पहचान कैसे करें, उसके लिए जो है एक हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, सार्वत्रिक सूचक होता है। जैसे ये जो है मेरे पास सार्वत्रिक सूचक के पेपर हैं। अब ये सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, ये कई सारे सूचकों को मिलाकर के एक सूचक बनाया जाता है। ठीक, जिसपे अगर प्रबल अम्ल गिरेगा या दुर्बल अम्ल गिरेगा, प्रबल अक्षार या दुर्बल अक्षार का हम डालते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज हो जाता है। तो जैसे इसके ऊपर एक स्केल दे रखी है। ठीक, तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर आप पानी डालोगे, पानी न अम्लीय न अक्षारक है। ओके, तो इसको थोड़ा सा फोकस करता हूँ यहाँ पर, तो शायद अब आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप इन पेपर्स पे अगर आप पानी डालते हो तो इसका कलर ऐसा हो जाएगा, और अगर कोई अम्ल डालते हो तो देखिए इसकी प्रबलता के आधार पर ये अम्ल के कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक, और अक्षारक नीचे वाले जो कलर है वो अक्षारकों के कलर है। ठीक, तो जैसे हम एक चीज चेक करते हैं कि यहाँ से मैं एक पेपर लेता हूँ और मैं आपको नींबू के रस को टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपके पास नींबू का घोल है और चलो मैं इसी के अंदर डिप कर देता हूँ। ओके, डिप करने के बाद जस्ट इसका आप कलर चेक कीजिए। ठीक, देखिए कलर में हल्का सा अंतर आया है। ओके, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए कि कलर में हल्का सा अंतर आया है, और इसको इस कलर के साथ अगर आप मैच करके देखिए कि 7 से ऊपर लगभग ये 5 के अंदर मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान से नोट करनी है कि अगर 7 है तो ये उदासीन है। ठीक, ये 7 नंबर कलर है तो उदासीन कलर, ये विलीन जो है वो क्या होगा, उदासीन होगा। और इस 7 से जितने दूर जाते जाएंगे उतना ही प्रबल होता जाएगा, लेकिन ये 7 से थोड़ा सा दूर है तो इसका मतलब ज्यादा प्रबल नहीं है। ओके, इसी तरह से अगर आप इसके ऊपर HCl डाल देते हो तो इसका कलर जो तो ये वाला हो जाएगा, ऑरेंज कलर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब HCl जो है एक प्रबल अम्ल है। ओके, अब हम एक अक्षारक के साथ इसको और चेक कर लेते हैं। अक्षारक में जैसे मेरे पास ये एक साबुन का घोल है। ओके, इसको और चेक करते हैं एक बार। एक पेपर में और स्ट्रिप निकालो, जस्ट 1 सेकंड वेट करें। ओके, और चलो मैं टाइम बचाने के लिए इसके अंदर डिप ही कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको घोल करके और इसको चलो डिप कर लेते हैं। डिप करने पर देखिए इसका कलर कैसा हो जाएगा। ओके, तो इसका कलर देखिए आप, ये 8 से थोड़ा सा डार्क। ओके, तो इसका मतलब ये अक्षारीय विलीन है,
ये मेरे पास जस्ट एक स्टूडेंट जो क्लास स्टूडेंट्स को समझाने वाली स्ट्रिप है, और अगर लेबोरेटरी वाली होती ज्यादा अच्छी वाली तो उसके अंदर और भी ज्यादा कलर आते हैं। ओके, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं पीएच स्केल, तो वहां से आपको बहुत अच्छे कलर्स जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हम प्रबल और दुर्बल अक्षारक जो है वो चेक कर सकते हैं। अब पानी के साथ हम एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं कि पानी है ये न अम्लीय है और न ही अक्षारीय है, और इसके एक स्ट्रिप को अगर मैं पानी में डुबोता हूं तो क्या होता है देखिए। इसका कलर देखिए बिल्कुल 7 जैसा हो जाता है, यहाँ पर देखिए। ओके, तो ये जो कलर है, जो 7 नंबर वाला कलर है, ये शो करता है कि पानी जो है न तो अम्लीय है न ही अक्षारीय, बल्कि ये उदासीन है। ओके, तो अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान से देखिए कि अगर हमें कोई केमिकल चेक करना है कि वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, या प्रबल अक्षार है दुर्बल अक्षार है, तो उसके ऊपर इस यूनिवर्सल इंडिकेटर पर उसकी कुछ बूंदे डाल दीजिए और फिर इसका कलर चेक कीजिए। 7 से जितनी दूर ऊपर की तरफ होगा, कम होगा तो अम्ल, 7 से ज्यादा होगा तो अक्षार। ठीक, याद रखने के लिए जैसे हम हिंदी में अल्फाबेट पढ़ते हैं ए अनार से अक्षय क्षत्रिय तक, तो ए अनार ऊपर से शुरू करते हैं, अक्षय क्षत्रिय नीचे आता है। ठीक, तो ऊपर की तरफ ए अनार से ए अमल, नीचे अक्षय से अक्षार। ठीक, अक्षारक। तो अगर 7 से ऊपर है तो अमल, 7 से नीचे तो अक्षारक। ओके, और 7 से जितने दूर जाएगा उतना ही प्रबल होता जाएगा, नीचे प्रबल अक्षारक होता जाएगा और ऊपर प्रबल अमल होता जाएगा। ओके, तो वास्तव में ये जो स्केल है ना, ये क्या है, पीएच स्केल। ये अभी जस्ट अगला टॉपिक हमारा उसी का आएगा। ठीक, तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अम्लों और अक्षारकों की जो प्रबलता है उसको भी चेक कर सकते हैं। जो काम हमारा लिटमस पेपर नहीं कर सकता वो काम जो है ये सार्वत्रिक सूचक कर सकता है। ठीक, सार्वत्रिक सूचक वाला ये पेपर कर सकता है, और कंपेयर किससे करेंगे, इस स्केल से करेंगे। ओके, अब आइए मैं आपको अगला टॉपिक करवाता हूँ कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल में जो पी जो लिखा हुआ है ये एक जर्मन भाषा के शब्द पुसांस से बना है। पुसांस का मतलब होता है पावर। ठीक, शक्ति। एच फॉर हाइड्रोजन, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी विलयन में एच आयन की सांद्रता कितनी है। ठीक, एच आयन की सांद्रता कितनी है, तो ये बताने के लिए एक स्केल जो है वो विकसित किया गया, और उसी स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वैसे आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं दी, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को कर लेनी चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैं एक तो आपको लॉगरिथम के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक, कि मैथमेटिक्स का है ये कि लॉगरिथम क्या चीज होती है। ठीक, और इसका पीएच स्केल से क्या संबंध है, फिर मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या a है और इसकी पावर हम लगाते हैं m। ठीक, m कोई दूसरी संख्या है, तो a की पावर m को जब हम सोल्व करते हैं तो मान लीजिए ये x आता है। ठीक, ये क्या आता है, x आता है। तो यहां पर जो है ये पावर m जो है वो किसके बराबर होगी, ये log ऑफ x बेस a के बराबर होगी। ठीक,
कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर वाली टर्म है इसका हमने रूप बदल दिया, लॉगरिथम के रूप में हम चेंज कर देते हैं। तो आखिर ये चेंज क्यों किया, पहले तो एक बार फिर से देखिए कि चेंज क्या किया कि पावर जो है यहाँ आ गई, आगे वाला लॉग के अंदर चला गया, जो बेस था वो लॉग का बेस रहा। ठीक, एक बार फिर से कि a की पावर m है बराबर x, तो जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी, आगे वाले का लॉग हो जाएगा, जो बेस है पावर का बेस है वो अब लॉग का बेस बन जाएगा। ठीक, तो अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ऐसा हम करते क्यों, पावर वाले को लॉग में चेंज क्यों करते हैं। तो ये वास्तव में लॉगरिथम में जो है कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है आगे जा करके। तो मैं यहाँ लॉग में ज्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जैसे हम किसी एक संख्या की पावर दूसरी संख्या लगाते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इस तरह से हम उसको लॉग के रूप में लिख लेते हैं। ठीक, तो अब इसका पीएच से क्या संबंध है। पीएच से संबंध ये है कि किसी भी विलयन के अंदर जो एच आयन की सांद्रता है उसको 10 की पावर में लिखा जाता है। किसी भी विलयन में जो एच आयन की सांद्रता है उसको हम किस में लिखते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं। जैसे मान लिया एच आयन की जो सांद्रता है मान लीजिए कितनी है, 10 की पावर -2 है। ठीक, 10 की पावर -2 मोल प्रति घन डेसीमीटर वगैरह कुछ ऐसा हम ले लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यही समझना चाहिए। ठीक है, कि मान लेते हैं कि HCl में एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है कि 10 की पावर -2 है। ओके, इसको अगर आप लॉगरिथम के रूप में लिखते हो तो -2 बराबर log ऑफ एच आयन। ठीक, और बेस 10। अब ये माइनस है, राइट हैंड साइड में ले जाइए। ठीक, तो राइट हैंड साइड में माइनस लेके जाएंगे तो 2 बराबर -log ऑफ एच आयन। ठीक, तो वास्तव में ये जो पावर है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, इसी को ही हमने किसका नाम दिया, पीएच का नाम दिया। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -2 है, तो उसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, तो यहां से हम पीएच को डिफाइन करते हैं। पीएच क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। सॉरी, हिंदी में बोलता हूं कि एच आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, एच आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ओके, तो एक उदाहरण के माध्यम से और समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी है, पानी में एच आयन की सांद्रता जो है वो अगर हम देखें तो 10 की पावर -7 होती है। कितनी होती है, 10 की पावर -7 क्या होती है, एच आयन की सांद्रता को इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो -7 बराबर log ऑफ एच आयन बेस 10, और ये यहां से माइनस उठा करके इधर लगाते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कितना आया, 7, तो पानी की जो पीएच है वो कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक, तो अब वास्तव में क्या होता है कि एसिड को जैसे ही हम किस में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो एच आयन की बजाय क्या बनता है, एच आयन प्लस H2O आयन, हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो इस चीज को जो मैंने अभी समझाई है, इसको और ज्यादा एक्यूरेट करें तो हम ये कहेंगे कि पीएच क्या होती है, ये हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक जो है वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ठीक,
अब आप ये सोचोगे कि सर ने तो बहुत समझा दिया, अब इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक, लेकिन लिखना थोड़ा सा है। ओके, लिखना क्या है वो यहाँ से देखिए, मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने पहले डाउनलोड ना किए तो। कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया और उस स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पर पी क्या है, पुरुषांश है, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति या पावर होता है। और फिर उसके बाद आपने लिखना है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ओके, और फिर इसको थोड़ा सा और करेक्ट करके दिखा दो कि विलयन में क्योंकि मुक्त अचयन नहीं होते, मुक्त अचयन की बजाय क्या होते हैं, जल संयोजित होकर के ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, तो अचयन की बजाय यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन कर देंगे तो ये डेफिनेशन और ज्यादा करेक्ट हो जाएगी कि पीएच क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, ये जो बड़ी ब्रैकेट है सांद्रता को दिखाती है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक जो है वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ठीक, अब सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उतना ही पीएच का मान कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा ना, इसलिए। अब देखिए कि पीएच स्केल में कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ 7 हो गया और ये 1 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक, 7 वाला तो हो गया उदासीन, क्या हो गया, उदासीन हो गया, और 7 से 14 वाले हो गए बेस यानी अक्षारक, और शुरू वाले हो गए अम्ल। ठीक, अगर इंग्लिश में करते हो तो एसिड और ये बेस, शुरू वाले ए और बाद वाला बी, ए बी अल्फाबेटिकली ले लो कि 1 से 7 तक एसिड और 7 से 14 तक बेस। अगर आप हिंदी में करते हो तो ए और अक्षय, शुरू वाले अम्ल और बाद वाले अक्षारक। ओके, अब 7 से जितने दूर जाओगे उतना ही प्रबलता बढ़ती जाएगी, 7 के नजदीक वाले दुर्बल, 7 के नजदीक वाले अम्ल भी दुर्बल, 7 के नजदीक वाले अक्षारक भी दुर्बल, और 7 से जितने दूर जाओगे, मान ली यहाँ पे पहुंच गए तो सबसे प्रबल, और इधर पहुंच गए तो अक्षारक सबसे प्रबल। ओके, तो यहाँ पर ये चीज मैंने समरी करके लिख भी दी है कि कौन से विलयन जो है वो अम्लीय होते हैं, कौन से उदासीन होते हैं, कौन से अक्षारीय होते हैं। ठीक है, जो चीज मैंने यहाँ समझाई उसकी समरी है। अब ये कहता है कि 7 से जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की उतना ही अम्ल जो है वो क्या होगा, प्रबल होगा। उसी तरह से पीएच 7 से जितनी अधिक होगी उतना अक्षारक जो है वो ज्यादा प्रबल होगा। क्लियर? तो एक बार जो हमने पढ़ा है उसको चेक करने के लिए हम एनसीईआरटी के अभ्यास का एक प्रश्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि आपको कहता है कि 5 विलयनों ए बी सी डी और ई की जब सार्वत्रिक सूचक है, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना नोट्स में भी आपने, क्या है ये सार्वत्रिक सूचक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मेरी टाइपिंग में थोड़ा सा है गड़बड़। तो यहाँ देखिए कि आपको 5 विलयन दे रखे ए बी सी डी ई कि जब इनको सार्वत्रिक सूचक से इनकी जांच की जाती है तो इनकी पीएच क्या आती है, 4, 1, 11, 7 और 9 आती है। तो आपको बताना है कि कौन सा विलयन तो उदासीन है, कौन सा प्रबल अक्षारीय है, कौन सा प्रबल अम्लीय है, कौन सा दुर्बल अम्लीय है और कौन सा दुर्बल अक्षारीय है। ये होने के बाद आपने बताना है कि पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये पीएच स्केल में ड्रा कर लेता हूं। ठीक, अब यहाँ पर ये कहता है कि पीएच के मान कितने कितने हैं, ए वाले का 4 है, चलो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक, ए वाले का 4 है और उसके बाद बी का 1 है, सी का 11 है और डी का 7 है, डी का
7 है और ई का 9 है, 11 लिख दिया मैंने। ये किसका है? ए बी सी का है, ठीक है। सी का कितना है? 11 है। ओके, तो अब देखो यहाँ से तो आप पहचान ही जाओगे उदासीन कौन सा है। 7 वाला उदासीन है, तो उदासीन वाले का आंसर आ जाएगा डी। ओके, प्रबल अक्षारीय, अब देखो अक्षारीय तो ये ई बी है और सी बी है, तो सब ज्यादा दूर देखो कौन है? सी ज्यादा दूर है, तो सी ज्यादा प्रबल है। ओके, उसके बाद प्रबल अम्लीय, अब देखिए ए और बी दोनों ही अम्लीय है, लेकिन प्रबल कौन सा होगा? जो ज्यादा दूर होगा, 7 से ज्यादा दूर देखो बी है, तो बी प्रबल अम्लीय होगा। और दुर्बल अम्लीय जो 7 के नजदीक होगा, ठीक। दुर्बल अक्षारीय जो 7 के नजदीक अक्षर है वो होगा, ठीक। तो अब ये कहता है कि इनके मानों को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के हिसाब से, अब देखो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उतनी पीएच घटती जाएगी, याद रखना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतनी पीएच कम होगी। तो पीएच अधिक है तो हाइड्रोजन आयन आरोही क्रम में क्या होता है? पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब हमें एच आयन की लिखनी है, न कि पीएच की। तो इसका मतलब सी में सांद्रता एच आयन की सबसे कम है, फिर ई में है, फिर डी में है, फिर ए में और फिर बी में। ओके, तो आपने इसका उत्तर इस तरह से लिखना है कि जिस विलयन में पीएच का मान जितना अधिक होगा एच आयन की सांद्रता भी कम होगी। एच आयनों की सांद्रता के आरोही क्रम में विलयनों को निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये लिखने का तरीका मैंने बताया। अब एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, मीन्स के अक्षार है या अक्षारक है। इसका पीएच क्या होगा? अक्षारक का 7 से ज्यादा ही होगा। 7 से ज्यादा यहाँ पर क्या है? 10 है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही करवा पाऊंगा मैं आपको, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे ओवर ईटिंग से जो है एसिडिटी कैसे बन जाती है, और उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो हम किस प्रकार की दवा लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से दांत कैसे खराब होते हैं, और जब कोई चींटी या कोई भी कीट डंक मारता है तो जलन क्यों पैदा होती है, और जलन को ठीक करने के लिए हम कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो दवा लगाने से जो है ये डंक की जलन कम क्यों हो जाती है, ठीक है। और फिर मैं आपको एनसीईआरटी अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं आपको प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे मिलते हैं इंटरेस्टिंग से, जिसका हमारे इस चैप्टर से बहुत बढ़िया लिंक है, तो वो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो अगला लेक्चर जो आप में से किसी बच्चे ने मिस नहीं करना। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।